जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान में चुनाव सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म अक्सर चर्चा में रहता है कि चुनाव सुधार देश में होने चाहिए। देश में एक साथ चुनाव की मांग की भी की जाती रहती है, उसको भी चुनाव सुधार का हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, ये चुनाव सुधार कोई आज की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता के बाद से ही लगभग चल रहा है। अभी मैं आपको समिति बताऊँगा, कितनी सारी समिति बन चुकी हैं, तो काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है, ऐसा नहीं कहते। लेकिन पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसकी इतनी सहज है कि इसमें आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि भारत में लोकतंत्र, बाहर को बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस मजबूती के साथ लोकतंत्र यहाँ आगे गतिमान है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। सत्ता का हस्तांतरण देखिए कितनी शांतिपूर्ण तरीके से होता है, लेकिन फिर भी हमें बेसिकली हर जगह कुछ ना कुछ रहती हैं, तो हमें हमेशा सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव सुधार भी उसी सुधार का एक हिस्सा है। इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे कि चुनाव सुधारों को हम बांटेंगे। पहले तो कमेटी बताता हूँ मैं आपको कि बहुत सारी कमेटी कौन से, एक थोड़ा आपको रफ आइडिया हो जाए। उसके बाद फिर हम 1996 को एक लाइन मानेंगे, उसके पहले और उसके बाद, और 1996 में क्या सुधार हुए थे कि हम लोग चर्चा करेंगे। इससे क्या रहेगा कि आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आ जाएगी, और साथ में हम लोग बाद में इसमें अपने कुछ आइडियाज़ भी देंगे कि चुनाव सुधारों की दिशा में और आगे क्या किया जाना चाहिए। ये चैप्टर प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम चुनाव सुधार की समितियों की बात करते हैं। तो 1974 में देखिए, जयप्रकाश नारायण जी काफ़ी आंदोलन उन्होंने किया पूरे देश में, दूसरी आज़ादी के नाम से, संपूर्ण क्रांति के नाम से बहुत आज आंदोलन किया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ तो एक लहर सी बन गई थी। तो उसमें उनका एक बहुत सारे उन्होंने सुधारों की बात की, उसमें एक चुनाव सुधार की बात थी। तो उन्होंने एक तारकुंडे समिति का गठन किया। देखिए, अक्सर मैंने जो अभी आपको समिति बताई है वो कौन बताई है कि सरकार गठन करती है। कोई भी समिति, चाहे तो पूंजी समिति रही हो, चाहे राजमन्नार समिति, चुनाव केंद्रीय संबंधों को लेकर जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको केवल एक तारकुंडे की प्रश्न आ सकता है बहुत आसानी से, और यहाँ गलत भी हो सकता है। तारकुंडे समिति का गठन सरकार द्वारा किया गया था। आपको लगेगा हाँ, इतनी सारी समितियाँ सरकार द्वारा बनती है तो तारकुंडे समिति के द्वारा किया गया था। नहीं, तारकुंडे समिति एक गैर सरकारी समिति जिसका गठन जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था चुनाव सुधारों के संबंध में। उसके बाद एक गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में चुनाव सुधार के संबंध में। एक बार सारी समितियों को आपको मैं रिकॉल बता देता हूँ, पता होने। अपराध और राजनीति के बीच में साठगांठ के लिए एक ओरा समिति बनी 1993 में। 1998 में इंजीत गुप्ता समिति बनी। 2002 में वेमन वेंकट चलैया समिति बनी। 2004 में भारत चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आई थी चुनाव सुधार को लेकर के। 2007 में जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने भी अपनी रिपोर्ट दी। और 2009 में एक तनख्वाह समिति बनी थी 2010 में चुनाव सुधारों के लिए। तो पहले हम थोड़ा समितियों की क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। सबसे पुरानी समिति कौन थी? तारकुंडे समिति थी, गैर सरकारी समिति थी। ये सरकारी समिति नहीं थी, गैर सरकारी समिति। उसके बाद 1990 में गोस्वामी समिति 1993 में आई थी। ओरा समिति 1998 में आई थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1999 में आई थी। विधि आयोग समिति 2000 में आई थी। एमएन वेंकट चलैया आयोग की समिति जिसकी जो एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष थे 2004 में आई थी। चुनाव सुधार भारत निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट आई थी। 2007 में जो द्वितीय संवैधानिक आयोग 2005 में बना था की रिपोर्ट आई थी 2007 में। 2010 में तनख्वाह समिति बनी थी। तो ये हमको एक बार याद रहना चाहिए। अब हम चलते चुनाव सुधारों तो 1996 को हम एक क्रेडिट लाइन मानते, एक मतलब एक आधार लाइन बनाते। तो थोड़ा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 1966 के पहले, 1996 के साथ और 1996 के बाद। इससे क्या होगा, आपको एक लाइन में क्लियरिटी आ जाएगी। तो चुनाव सुधार में देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट और साथ में एक भारतीय नागरिक होने के बारे में, आप जागरूक नागरिक होने के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले राजीव गांधी जी की सरकार की बात करते हैं। 1988 में उन्होंने वोट मत देने का अधिकार 1988 में 21 वर्ष से घटा करके 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष कर दी थी। आज भी देखिए मतदान चाहे तो अब लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे
अन्य चुनाव हों सब में 21 साल ही है, 18 साल ही है वोट डालने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार भले अभी देखिए एक समिति, अभी थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ, अभी एक समिति संसदीय समिति बनी हुई है, अभी 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट उसने देखिए अभी चुनाव लड़ने की, जैसे लोकसभा का अगर हम चुनाव लड़ने की यहाँ आगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। लोकसभा को चुनाव लड़ने के सदस्य की चयन की 25 वर्ष है। राज्यसभा का अगर आप सदस्य, विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो भी आपको 25 वर्ष है। राज्य विधानसभा और राज्यसभा के लिए 30 साल है, 30 साल आपको होना चाहिए विधान परिषद के लिए, तभी आप सदस्य बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक समिति बनी है, संसदीय समिति बनी है, अनुशंसा की कि हमें इसको घटा देना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने की उम्र भी हमको 18 वर्ष कर देनी चाहिए। ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है लेकिन व्यवहार में भी नहीं लगता। 18 साल बहुत कम उम्र हो जाएगी लोकसभा चुनाव लड़ने की। तो अभी एक समिति ने अनुशंसा की, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि समिति ने अभी अनुशंसा की है, बाकी अभी कोई ऐसी बात है नहीं कि लागू होने जा रहा था, कुछ भी नहीं आया है, इसलिए मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। समिति ने अनुशंसा की है, संसदीय समिति ने। उसके बाद हमने आपको ये बता दिया, ठीक है, चुनाव सुधार ये भी चुनाव सुधार का हिस्सा ही माना जाएगा। अगर ऐसा घटाया जाता है तो चुनाव सुधार का हिस्सा, जैसा कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 साल से घटा के 88 साल मत देने का अधिकार कर दिया, तो ये भी अगर ऐसा होता तो चुनाव सुधार माना जाएगा। 1987 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की 89 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत कर दी गई। देखिए मत प्रणाली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, मतपत्र इधर हो गए, मतपत्र उसमें पानी डाल दिया, वो नष्ट हो गए, बहुत सारी घटनाएं होती थी। खासतौर पर यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार में तो बहुत ज़्यादा होता था। तब उसके लिए फिर क्या किया गया, हमने वोटिंग मशीन की, आप तो देखिए लगभग विधानसभा और लोकसभा के लगभग पूरे चुनाव वोटिंग मशीन के द्वारा ही होते हैं। पर नगर पालिका, ग्राम पंचायत के चुनाव जरूर मतपेटी पे भी, बहुत सारे चुनाव मतपेटी पे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो लोकसभा या बड़े चुनाव हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसे कोई देखिए काउंटिंग में भी समय लगता है, समय कम लगता है, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था काउंटिंग में। मतपत्र अनवैलिड हो जाना, मतपत्र को फाड़ देना, मतपत्र को लेकर के लड़ाई झगड़ा होना, बहुत दिक्कत होता था। अब इसमें वोटिंग मशीन में जाते हैं, बटन दबाते हैं और मत पड़ जाता है। देखिए बूथ कब्जा करने की बहुत सारी घटनाएँ होती रहती थी, तो इससे लेकर के ये किया गया कि हाँ, अब 1996 की अगर हम चुनाव प्रदान 1996 के चुनाव सुधार की अगर हम बात करें, हमने 1996 के पहले का जो आपको बता दिया कि कौन सा कि घटा दिया गया 1988 में। मेन यही ये दो हैं, बहुत और भी कई सारे हैं, जैसा कि चुनाव आयोग में प्रतिनिधित्व हो गया, प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि हो गई, उसके बाद बूथ कब्जा को लेकर के। तो बहुत मेन 2 पॉइंट आपको याद रखना है 1996 के पहले। जो कभी चुनाव सुधार में आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे कि 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 1989 में शुरुआत की गई, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराया जा सके। अब 1996 में कुछ ऐसा किया गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अगर मान लीजिए कोई मान लो, होता क्या है कि हमने देखते जैसे बरसात आती है तो एकदम चुनाव में नेता मेढक आ जाते हैं बिल्कुल से। तो इससे क्या होता है, चुनाव प्रणाली हमारी, किसी को मत देने के लिए, किसी को चुनाव लड़ने की रोका नहीं जा सकता, लेकिन गैर जरूरी उम्मीदवार आ जाते हैं जिनको पता है कि उनका खुद का केवल वोट मिल सकता है बस। फिर भी एक चुनाव के लिए 10-10, तो ये स्थिति क्या होती है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। गंभीर प्रत्याशी चुनाव लड़े ताकि एक गंभीर प्रत्याशी जीत के आ सके, देश को जिस हम प्रतिनिधित्व करते, जब सभी लोग चुनाव ही लड़ें, तो इसको रोकने के लिए लोकसभा और विधानसभा में प्रस्तावकों की संख्या में परिवर्तन किया गया। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ये तो पता है कि भाई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, ये सारी पार्टियाँ गंभीर लोग हैं इसमें जो चुनाव लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनको तो सत्ता पानी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़ जाते हैं, जो बस केवल वोट काटने की या पैसा लेकर के वोट काटने। ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया कि अगर मान लीजिए कोई मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे 10 प्रस्तावक, उसे 1 प्रस्तावक की ज़रूरत होगी बस। लेकिन अगर कोई ऐसी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे जिस एरिया से लड़ना चाहता है वहाँ से उसे 10 प्रस्तावकों की ज़रूरत, कम से कम लोग 10 लोग उसे जानते तो हैं, ये तो हमें पता चले। तो इस तरह थोड़ा गंभीरता आ जाए चुनाव में, तो ये किया गया, प्रस्तावकों की संख्या में परिवर्तन किया गया। उसके साथ साथ देखिए उपचुनाव की बात आएगी, मेन इसमें आपको बता, इसमें और भी यही सारे हैं, लेकिन मेन आपको बता दे रहा। आज भी जैसे मान लीजिए कोई मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए, तो अगर 1 साल से कम समय बचा है, मान लीजिए 2024 में चुनाव होना है और मई 2024 में चुनाव होना, और मई 2023 के पहले अगर किसी मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव में क्या होता है कि केवल जो प्रत्याशी जीतेगा वो उतने समय के लिए जीतेगा बस।
कि मतलब 1 साल के लिए वो विधायक रहेगा, उसे फिर से 2024 में चुनाव लड़ना पड़ेगा और विधायक या सांसद बनना चाहता है तो ये 2 दिन। उसके बाद मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। 2 या 2 से अधिक निर्वाचन चुनाव हमारे देश में क्या है ना, पहले 2 या 2 से अधिक चुनाव पे क्षेत्रों पे लड़ जाते थे। देवीलाल थे हरियाणा की 3 सीटों से चुनाव लड़के जीत के आए थे। अभी भी आप पाकिस्तान में देखिए, वहाँ कई सारी सीटों पे चुनाव लड़ते थे। इमरान खान 4 से 5 सीटों पे चुनाव जीते थे। खैर इस समय तो उनको अधिकारी छीन लिया है, उनको अलग बात है, लेकिन वहाँ पे अभी भी है। लेकिन भारत में ऐसा है कि आप 2 या 2 से अधिक सीटों से 2 सीटों से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते सर, कि आप लोकसभा की 3-3, 4-4 सीटों से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 सीटों से ही आप लड़ सकते हैं। और जब आप दोनों अगर जीत जाते हैं तो आपको एक छोड़नी पड़ती है। ये भी उसमें रूल है कि आपको किसी न एक सीट इस्तीफा देना पड़ता है। हथियारों के प्रदर्शन पर रोक है। तो देखिए 1996 में हमने पढ़ लिया कि पहले क्या हुआ। 1996 में क्या हुआ कि प्रस्तावकों की संख्या में परिवर्तन किया गया कि अगर आप गंभीर किसी राजनीतिक मान्यता पर राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं तो आपको केवल एक प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप गंभीर प्रत्याशी नहीं है और केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको 10 प्रत्याशियों की जरूरत या 10 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ेगी अगर आप किसी मान्यता प्राप्त दल के टिकट निर्दलीय टिकट इनके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो। उसके साथ साथ उपचुनाव में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है और उसका जो टर्म था वो 1 साल बाकी था, 1 साल से ज़्यादा बाकी है, तो वहाँ उस सीट पर उपचुनाव हो जाएगा। उसके बाद मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश होना। ये चुनाव हमारे यहाँ अधिकतम आप 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ सकते, 2 से चुनाव नहीं लड़ सकते। पहले 2 सीटों से ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ लिया जाता था। हथियारों के प्रदर्शन के रोक को देखते हैं, जब चुनाव आता है तो हथियार जमा करा लिए जाते हैं, इसलिए जमा करा लिए जाते हैं जिस लेवल का तनाव हो जाता है कि हथियार रहते एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। 1996 के बाद की चुनाव सुधार की हम बात करते हैं। देखिए मैंने एक रेड लाइन आपको बताई 1996 में, इनको आपको एक बार रिकैप कर दूँगा। 1996 के पहले, 1996 में और 1996 के बाद। 1996 में देखिए इसमें मेरी राष्ट्रपति के चुनाव से ज़्यादा सुधार से संबंधित था, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भी बहुत मतलब बहुत सारे लोग चुनाव लड़ जाते थे जिनका गंभीर पता है। राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत एक फिर है वो हर चुनाव ही लड़ता है, तो इससे क्या होता है तो गंभीरता प्रदर्शित नहीं होती है, जिससे चुनाव आयोग पर भी दबाव पड़ता है और मतलब चुनाव प्रणाली प्रभावित होती है। इसके लिए प्रस्तावक राष्ट्रपति के लिए 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया निर्वाचकों को। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो प्रस्तावकों की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। साथ में जमानत राशि बढ़ाकर 2500 से बढ़ाकर के 15,000 कर दिया गया। देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक होते हैं वो कोई आम आदमी नहीं होते, वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं। तो 50 सदस्यों को लाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। पहले 10 सदस्य आसानी से ला लेते थे, मिला के 10 राष्ट्रपति के चुनाव, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को बुलाना, डाक मत के जरिए वोट डालना, प्रॉक्सी के जरिए वोट देने का अधिकार, उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि की घोषणा। कई सारे ये भी थे, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं है कि मेन चुनाव सुधार वो मैं आपको बता देता। हाँ 1996 के बाद एक राज्यसभा के चुनाव में बड़ा परिवर्तन किया गया। राज्यसभा का चुनाव क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि अगर हम राज्यसभा के सदस्य मान ली उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी था कि उत्तर प्रदेश से हम नागरिक हो, तभी हम उसी राज्य का होना चाहिए था, तभी आप उसी राज्य से राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। देखिए 2003 में ये परिवर्तन किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, और ये अच्छी बात भी है। इसलिए अच्छी बात है कि देखिए भारत का नागरिक है, राज्यसभा का सदस्य अगर बनना चाहते हो तो कोई ये जरूरी नहीं कि हम उसी राज्य के नागरिक हो, हम दूसरे राज्य के नागरिक। देखिए कितने सारे लोग आप देखिए, जयशंकर जी जो इस समय विदेश मंत्री हैं वो गुजरात से राज्यसभा सदस्य बन के आए, और बहुत सारे लोग जो अलग अलग राज्यों से सदस्य बन के आए। इससे क्या होता है देश की रक्षा मजबूत होती है। तो ये एक अच्छा उदाहरण परिवर्तन के। राज्यसभा में एक मतपत्र प्रणाली होती है। राज्यसभा में वोट, जैसे हम लोग विधानसभा में जाते हैं वोट करने या लोकसभा में किसी में आप वोट करते हैं तो चुपचाप आप वोट दे देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, आपको केवल पता चलता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में एजेंट, राज्यसभा में चुनाव का मतदान जो होता है ना वो राज्य के विधायक करते हैं। तो हर राज्यों की जितने मान ली उत्तर प्रदेश 31 सीटें हैं तो वहाँ के जो विधायक हैं लगभग 37 विधायक एक राज्यसभा सदस्य का चुनाव करता है। तो उसी अनुसार मान लीजिए 5 सीटें खाली हुई तो जितने भी 37 से होकर के डिवाइड करके और सारे प्रत्याशी खड़े कर दिए जाते हैं। अब होता क्या है ना कि वहाँ पे एजेंट खड़े किए जाते हैं कि मान लीजिए ये प्रत्याशी जो है मेरी पार्टी से है, वो प्रत्याशी उस पार्टी से, तो सारे विधायकों को एक व्हीप जारी किया जाता है कि आप अपने सारे मतलब पार्टी व्हीप जारी करती है अपने विधायकों की, इस प्रत्याशी के मत में वोट करना, समर्थन में वोट करना और इस वाले के समर्थन में वोट नहीं करना है। लेकिन होता क्या, कई बार क्रॉस वोटिंग हो जाती है, विधायक पैसा ले लेता है और उसको नहीं, उसको वोट कर देता है, दूसरी पार्टी रहता है इस पार्टी का, कर देता है दूसरी पार्टी को।
तो इससे बड़ी दिक्कत होती थी, लेन देन बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके लिए क्या किया गया, ओपन बैलेट कर दिया गया। ओपन बैलेट में क्या होता है कि आपको मत अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुहर हमने लगाया, मुहर लगाने को उस मुहर से चुनाव होता है कि भाई विधायक कितने हैं, गिने चुने तो विधायक 4000 तो विधायक ही पूरे देश में, हर राज्य में मुझे किसी में 100 है, किसी में 200 है, किसी में 300 है, 400 ऐसे। तो मत प्रत्य जो होता है वहाँ दिखाना पड़ता है एजेंट को दिखाने के बाद ही आप मत डाल सकते। ये भी एक अच्छा रिफॉर्म माना जाएगा। इसीलिए पेपर में कई बार आ सकता है आपको कि मत ओपन बैलेट चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव दे देगा, विधानसभा का चुनाव दे देगा, राज्यसभा का चुनाव दे देगा और विधान परिषद का चुनाव दे देगा। बोलेगा केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 1। कौन सा, राज्यसभा के चुनाव में ओपन बैलेट होता है। ठीक है। उसके बाद और भी है जिसमें यात्रा व्यय की छूट हो जाए, मतदाता सूची आदि की निःशुल्क आपूर्ति हो जाए, राजनीतिक दलों को चंदा की स्वतंत्रता दी। चंदा को लेकर के हम किस दिन आपको बताएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि किस तरीके से चंदा दिया जाता है। देखिए हमने अभी क्या किया था, चुनाव सुधार किए थे। तो अगर मान लीजिए हम राजनीतिक दल कोई चंदा लेना चाहता है तो उसको चंदा देने ऐसा नहीं दे सकता। 2000 रुपये तक तो नगद दे सकता है किसी भी पार्टी को, लेकिन अगर उसे 2000 रुपये से लेकर के मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे, 2000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक अगर उसे चंदा देना है किसी भी राजनीतिक दल को, सबसे पहले वो SBI बैंक जाएगा, वहाँ से उस राजनीतिक दल के नाम का एक क्या करेगा, एक चेक बनवाएगा। ठीक है, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहेगा, किसी का भी नाम नहीं लिखा रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, जितने का वो SBI से केवल पूरे देश में केवल SBI इस मामले काम के लिए अधिकृत है कि अगर मान लीजिए हम चंदा देना चाहते हैं तो हम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब जैसा हम एक चेक बनवाएगा, एक तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या करेगा, उसको उस पार्टी के फंड में डोनेट तभी वो कर सकता है कि हमको इस पार्टी के फंड में डोनेट करना है। उसमें किसी का नाम लिखा नहीं होता है, इससे ये पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को वोट दे रहा, किस पार्टी को चंदा दे रहा। खैर वो सब अंदर समझ लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं। इस तरीके से राजनीतिक दलों को 2000 रुपये के बाद जितने भी दिया जाएगा वो उसको एक मतलब नगद नहीं दिया जाएगा, चेक के द्वारा ही दिया जा सकता है। फिर उसके बाद 2010 के बाद चुनाव जमानत राशि 2010 की एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दे। देखिए एक होता है एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है कि हम जैसा पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ये पार्टी जो है इतने मतों से जीत रही है। इससे क्या होता है कि उस पार्टी के बैल में लहर बन जाती है, लोगों को मन क्या था जब यही जीत रहा है तो इसी को लोग वोट दे देते हैं। इसको ना हो, ऐसा ना हो तो इसको करके एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार में लिप्त आता है तो उस पर रोक लगाना, आयोग घोषित करने के लिए मामला दर्ज करने की समय सीमा दी गई। जमानत राशि में बढ़ोतरी की। देखिए लोकसभा चुनाव में और राज्य विधानसभा के चुनाव में, सभी चुनाव में एक जमानत राशि देनी पड़ती है और आपको एक सीमा से कम वोट मिलता है तो जमानत राशि जब दीजिए। इसीलिए राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे की इंसल्ट करने, अपमानित करने के लिए कहते हैं अरे वो तो बहुत ही वो कटवा पार्टी है, उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। जमानत राशि क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो पैसा हमने दिया था चुनाव लड़ते समय कि मतलब इतना हम प्रत्याशी चुनाव लेने अगर हम इतना वोट पा जाएँ, ये गंभीरता के लिए जमानत राशि क्यों ली जाती है, ये शो करने के लिए कि आप गंभीर प्रत्याशी हैं कि नहीं। अगर आप गंभीर प्रत्याशी नहीं तो आपको 6% वोट भी नहीं मिलेगा। किस कहीं अलग है कि ये 6% है, 6% वोट भी आपको नहीं मिलेगा, 6% वोट भी नहीं मिलेगी तो आपकी जमानत राशि जब्त जाएगी। इससे ताकि अगंभीर प्रत्याशियों को उत्साहित किया जाए चुनाव लड़ने से लिए। तो 2009 में क्या किया गया था कि अगर जमानत राशि को समान उम्मीदवार के लिए 10,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया था और SC ST को बढ़ा करके 5,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में समान उम्मीदवार के लिए 5,000 से बढ़ा करके 10,000 और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 2,500 से 5,000। तो देखिए लोकसभा के उम्मीदवार के लिए 10,000 से लेकर के 25,000 कर दिया गया लोकसभा में। समान उम्मीदवार के लिए SC ST वाले उम्मीदवार को क्या किया गया कि 5,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपये कर दिया गया। और विधानसभा के चुनाव में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 2,500 से, समान वाले को 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया और SC ST के उम्मीदवार को 5,000 रुपये कर दिया गया 2,500 से बढ़ा करके। उसके बाद कुछ विदेशियों में वोट देने का अधिकार कि भाई जो लोग देते हैं वो आके यहाँ पे वोट दे सकें, उसको मामले की हमको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चुनाव खर्च की सीमा की बात की गई। देखिए चुनाव में हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं, कितना पैसा खर्च होता है ये डाटा किसी के पास नहीं।
कई बार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आती है कि चुनाव में 50,000 करोड़ रुपए खर्च गए, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए। हो ही जाते होंगे इतने ज़्यादा पैसा, कोई 1 लाख करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है चुनाव के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर और सब निकाल लेते हैं वो। तो देखिए जो जीतता है, चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई 2011 में कि लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च के अधिकतम से 40 लाख रुपये, कहीं के 40 लाख रुपये, कहीं के 40 लाख से 16 लाख से 40 लाख रुपये, छोटे राज्यों के लिए, बड़े राज्यों के लिए 40 लाख रुपये तय कर दिया गया। कहीं के बहुत छोटी सी केंद्र शासित प्रदेश है तो 8 से 16 लाख। हकीकत ये सही बात नहीं है, हकीकत में तो वो अरबों रुपये खर्च कर देते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब किसी के पास भी नहीं, चुनाव आयोग के पास भी नहीं, व्यवहारिक रूप में ये। तो हमने देखिए चुनाव सुधारों के बारे में लगभग 20 मिनट में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है। मैं एक बार आपको पूरा अगले 4-5 मिनट पूरा रिकैप करा देता हूँ ताकि आपके मन में ये बात अच्छे से बैठ जाए। देखिए चुनाव सुधार, सबसे पहले चुनाव सुधार के बारे में हमने आपको क्या बताया। सबसे पहले हमने समितियों का बताया। तारकुंडे समिति बनी थी 1974 में, जो कि एक गैर सरकारी समिति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा गठित की गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति बनी 1990 में। 1993 में अपराध एवं राजनीति के बीच जो एक नेक्सस बन चुका है, इसको समझने के लिए ओरा समिति बनी। उसके बाद 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी। 1999 में एक विधि आयोग का गठन हुआ। 2002 से लेकर एम.एन. वेंकटचलैया आयोग का गठन हुआ। 2004 में एक चुनाव सुधारों में भारत निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई थी, क्योंकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना था, उसने अपनी रिपोर्ट 2007 में दी, उसकी भी रिपोर्ट आई। और 2009 में तनखा समिति गठित की गई थी चुनाव सुधार को लेकर के। तो ये तो हो गई चुनाव सुधार समितियाँ। अब हमने एक मार्किंग लाइन बना ली थी कि हम चुनाव सुधार को 1996 के पहले और 1996 के बाद की हम चुनाव का अध्ययन करेंगे। तो 1996 के पहले मैंने आपको बताया कि 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया कि भाई मत लूटे जाते हैं, बूथ कैप्चर होता है, इससे बचने के लिए हम मतों का इसी में थोड़ा टी.एन. शेषन का जिक्र करना हो। इसी समय टी.एन. शेषन 1990-91 के आसपास देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिनका कुछ सालों पहले निधन हो गया, बहुत अच्छे चुनाव है, अब तक के सबसे गंभीर और सबसे अच्छे चुनाव में उनकी गिनती जाती है। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए। इनके जो आज मतपत्र प्रणाली, जो हम जैसे पहले वोट देने जाते हैं ना, तो हमको लगता था पहले कुछ परिचय पत्र भी नहीं होता था, जाइए वोट दीजिए। आज एक सबको एक परिचय पत्र मिलता है, चाहिए आप वोट देते समय वो जो वहाँ वोट करता है उसको दिखाना पड़ता है कि सही आदमी है, वही आदमी है कि नहीं जिसको वोट डालना है, तो उसी आदमी का वोट दिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है, और बहुत सारे सुधार उन्होंने किए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का नाम इस जगह आना जरूरी था। उन्होंने चुनाव सुधारों की दिशा में बहुत अच्छे कदम भी उठाए देश के लिए, जो आज भी एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। तो टी.एन. शेषन जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था चुनाव सुधारों को लेकर के। फिर 1996 को हमने बात की में जो क्या हुआ कि लोकसभा में जो अगर मान लीजिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा विधानसभा में, तो आपको केवल एक निर्वाचक, एक प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार या किसी अलग दल से हैं, तो आपको 10 निर्वाचकों प्रस्ताव की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई चुनाव की बात आती है, बाई इलेक्शन जिसे कहते हैं, कि अगर मान लीजिए सीट खाली होती है और 1 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, तो उस सीट पर उपचुनाव कराया जाता है। और उपचुनाव केवल उसी समय के लिए होता है जितने समय सीट में समय के लिए कभी बची हुई है। जब फाइनल चुनाव होगा तो सभी को एक साथ ही चुनाव करा दिया जाएगा। उसके बाद 1996 के बाद के चुनाव सुधार की बात करेंगे तो हमने राष्ट्रपति के जो चुनाव लड़ने के प्रस्तावों की संख्या 10 से 50 कर दी थी, और साथ में उपराष्ट्रपति के लिए बढ़ा करके 5 से 20 कर दी थी, तथा साथ में दोनों पदों के चुनाव लड़ने की जो जमानत रहती 25,100 रुपये 15,000 रुपये कर दी थी। पहले अगर आप लोकसभा का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 से लेकर के 10 की जगह 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 5 से बढ़ कर के 20 प्रस्तावक होने चाहिए। उसके बाद चुनाव ड्यूटी को लेकर कर्मचारियों को बुलाना,
डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना, प्रॉक्सी के जरिए वोट डालना, उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति के बारे में ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं राज्यसभा के चुनाव में बदलाव की बात। इसी साल 1996 के बाद 2003 में ही की गई थी। इसमें क्या किया गया था कि अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि आपको ज़रूरी है कि आप उसी राज्य के नागरिक हों। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, आपको आप कहीं भी पूरे देश में किसी भी सीट से लड़ सकते हैं, सिक्किम को छोड़ करके। सिक्किम अपवाद है। सिक्किम में क्या है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको उसी राज्य का सिक्किम का ही होना चाहिए, लेकिन पूरे देश में और ऐसा कहीं नहीं है। तो राज्यसभा चुनाव लड़ने के उम्मीदवार आवासीय अर्थों को हटा लिया गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य को चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद गुप्त मतदान प्रणाली की जगह हमने खुला मतदान, मतलब आपको राज्यसभा के चुनाव में अपने एजेंट को मत दिखाना पड़ता था, विधायकों को, कि हमने इस प्रत्याशी को वोट किया है। उसके बाद 2010 के बाद से लेकर के चुनाव लगातार होते रहे हैं। जमानत राशि में वृद्धि कर देना, जो मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ग के लिए 10,000 से बढ़ाकर 25,000, SC/ST के लिए 5,000 से बढ़ा करके 12,000, लोकसभा के चुनाव के लिए, विधानसभाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवार की अगर मान लीजिए लड़ने के लिए 5,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई, और सामान्य वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 5,000 रुपये कर दिए, 2,500 रुपये से बढ़ा करके। और साथ में चुनाव खर्च की, देखिए चुनाव खर्च की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सीमा लगाएगी कि लोकसभा का 40 लाख, बड़े राज्यों के लिए 16 से 40 लाख, छोटे और मध्यम राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 16 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको मेन सब पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्ट चुनाव सुधार आयोग के बारे में पढ़े हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चुनाव सुधार को लेकर के हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एकल चुनाव के बारे में। आज भी देखिए विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं, हर साल भारत में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, और साथ में लोकसभा के चुनाव हर साल अलग होते हैं, 5 साल में होते हैं, 5 साल में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभाएं लगातार, कहीं ना कहीं सरकार, देखिए पिछले साल यूपी का चुनाव हुआ, उत्तराखंड 5 राज्यों का चुनाव हुआ 2022 में, इस साल भी कम से कम 8 या 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं 2023 में। 3 राज्य तो बिल्कुल सामने ही पड़े हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। तो देखिए इससे क्या होता है, सरकार की पूरी मशीनरी जो है वो लगातार लगी रहती है चुनावी मोड में, विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, लगातार 2-3 महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। तो चुनाव सुधारों की दिशा में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो एकल चुनाव को लेकर के। 1957 तक देश में लगभग एक चुनाव होते थे, कोई दूसरी सरकार नहीं होती थी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार होती थी और राज्य में भी सरकार होती थी कांग्रेस की। सबसे पहले 1957 में केरल में सरकार गिरी, चलिए कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे करके 1967 के बाद तो सरकारें गिरने तब भी ठीक था। 1970 तो 15-16 साल बढ़िया चुनाव हुए देश में, लगातार 2-3 बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि सरकारें दूसरी बनने लगी, लोग विधायक इधर उधर भागने कटने लगे, सरकारें गिरने लगी, राष्ट्रपति 356 का दुरुपयोग बल्कि मैं कहूँगा। अब तक देश में 120 से ज़्यादा सरकारें का गिर जाना ये साबित करता है कि हमने अनुच्छेद 356, मैंने आपको पूरा क्लियर किया था कि अनुच्छेद 356 क्या होता है, कि राज्य की अनुशंसा पर, राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य में अगर प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है या राज्य सरकार प्रशासन को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी जाती है। मणिपुर में जो इस समय हालात बने हुए हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं कि सरकार चाहे तो वहाँ 356 का प्रयोग करके वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर सकती है और अपने नियंत्रण में मणिपुर को ले कर सकती है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन नहीं करेगी क्योंकि भाई अपनी सरकार है, वहाँ भी बीजेपी के, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। देखिए मेरा कोई ध्येय किसी सरकार के समर्थन या विरोध का नहीं, मैं एक पॉलिटी के स्टूडेंट के रूप में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, कोई बहुत नहीं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी आप पर्सनल विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप अपना व्यू किसी राजनीतिक दल के ना खिलाफ रखेंगे ना समर्थन में रखेंगे, आप बिल्कुल मध्यम पात जो फैक्ट है उसको बोलेंगे। तो मणिपुर में जो हालात बने हुए हैं ये बिल्कुल राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए। तो चुनाव सुधार को लेकर अगर मान लीजिए एकल चुनाव होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ विधानसभाओं के चुनाव जो जैसे हमारी लोकसभा के साथ ही हम कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव तो ऐसा नहीं कि विधानसभाओं के साथ करें, सारी विधानसभाओं को अगर एक साथ हम चुनाव कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जैसा कुछ विधानसभा के चुनाव में हमें घटाने पड़ेंगे इस टाइम, उसको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी एक साल आएगा, एक साथ आएगा। मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ कि अगर एक साथ चुनाव होते तो इसके लाभ क्या होता है। अगर एक साथ चुनाव होते तो इससे लाभ ये होगा कि
एक बार में चुनाव होगा, एक व्यक्ति जाएगा और वोट डाल करके चला आएगा। जैसे अमेरिका में पता क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव और बहुत सारे राज्यों के गवर्नर के चुनाव एक साथ ही हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति जाता है और बहुत सारे वहाँ गवर्नर होते हैं राज्यों में, गवर्नर के लिए वोट करके चला आता है, फिर वो भी 5 साल के लिए फुर्सत हो जाती है और सरकार को भी 5 साल काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पर क्या है, हर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहेगा। अभी इसमें लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी लोकसभा को चुनाव करेंगे, फिर चले जाएंगे विधानसभा को चुनाव आ जाएगा, वहाँ प्रचार करने चले जाएंगे, फिर किसी और राज्य का विधान। इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी, देश के लोगों को भी बार बार वोट डालने से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार जाइए आप लोकसभा को वोट डालिए और साथ में अपने राज्य की विधानसभा का भी चुनाव वोट डाल दीजिए आप। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी, सरकार की काम की गुणवत्ता में बढ़ेगा। उसके बाद लोगों को भी ज़्यादा बार बार परेशान होना नहीं पड़ेगा। ये तो हो गए लाभ, और बहुत सारे लाभ है, लेकिन मेन यही है। लेकिन इससे बहुत हानियाँ भी हैं। इससे हानियाँ पता क्या है, जो राज्य के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दे पर होती है। आप देखिए, जब केंद्र का चुनाव होगा 2018 में क्या हुआ था कि राज्य के चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दिसंबर 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव हुए तो जीत गई कांग्रेस पार्टी। उसके 4 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ अप्रैल मई में, तो जीत गई भारतीय जनता पार्टी, बम्पर वोटों जीती, बहुत सारे सीटें होती। इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि जो राज्य के चुनाव होते हैं ये स्थानीय स्तर पर होते हैं, ये स्थानीय मुद्दों के लिए होते हैं। कि मान लीजिए पानी की व्यवस्था हो गई, सड़क हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन मुद्दों पे होते हैं। तो लोग थोड़ा इसमें जाति का भी एक तड़का लगता है कि जाति वाला हमारी पार्टी से है, जाति वाली हमारी दूसरे पार्टी की। कई राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार में तो जाति बड़ा फैक्टर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इससे क्या होता है कि स्थानीय मुद्दों से जीतने से छोटी जो राजनीतिक दल है, स्थानीय राजनीतिक दल है, उनको एक ऊर्जा मिली रहती है बड़ी पार्टी। लेकिन अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो सारा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमट कर रह जाता है, क्षेत्रीय दलों का एक तरह से अवनमन हो जाएगा, अवनयन हो जाएगा। इससे स्थानीय मुद्दे गौर साबित हो सकते हैं, इसका एक नुकसान है। और दूसरा नुकसान क्या है कि भाई लोकतंत्र में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जैसा कि लोकसभा के चुनाव में वो बीजेपी वोट कर रहा है, तो उसको इतना हम टाइम दे कि वो सोच सके कि हमें विधानसभा के चुनाव के लिए कौन ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो लोकसभा के चुनाव में क्या रहेगा, उसी वोट करेगा, उसी वोट कर देगा। तो ये और हमारे यहाँ गलती हो जाती है, अगर आपसे कह दिया जाए किसी वोट डालने के लिए, ऐसे लोग ना कि पता लगा जाना है लोकसभा के चुनाव में और दोनों के चुनाव में दोनों ही गलत करे चले आएंगे, दोनों ही वोट खराब कर देंगे। ये भी दिक्कत इससे हो रही है। तो इसका हमें बहुत जानकारी करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद हम चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी इसमें समझा दिया है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो ठीक है। थैंक यू।